नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो न्यू फास्ट रिवीजन क्लास नाम से स्टार्ट की गई है। इसमें हम प्रतिदिन 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तार सप्तक में अज्ञे की कितनी कविताएं संकलित है? तो बताइए, तार सप्तक में अज्ञे की कितनी कविताएं संकलित है? इसमें एक ऑप्शन छूट चुका है। यहाँ पर बी को 21 मान लो, 21 कविताएं। तो तार सप्तक में अज्ञे की कितनी कविताएं संकलित है? ऑप्शन है 20, 21, 22, 19। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 कविताएं। तार सप्तक में कितनी कविताएं अज्ञे जी की संकलित है? 20 कविताएं संकलित है। और तार सप्तक कब हुआ इसका प्रकाशन? 1943 ईस्वी में। कब हुआ? 1943 ईस्वी में। और इसमें कितने कवि हैं? 7 कवि। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए वो 7 कवि कौन कौन से हैं जो तार सप्तक में हैं। तो आप कमेंट करके बताइए 7 कवि कौन कौन से हैं। चलो मैं बताता हूं आपको 7 कवि ट्रिक सहित, जो आपको एक बार पढ़ोगे तो दोबारा कभी नहीं भूलोगे। तो कैसे याद करोगे? ऐसे आपको ट्रिक द्वारा समझाता हूं। ए राम मुझे प्रभाकर गिरी ने भारत पहुंचाया। तो ए राम मुझे प्रभाकर गिरी ने भारत पहुंचाया। तो कैसे याद रखोगे? ए नहीं लेना, ए ऐसे अज्ञे। तो पहला कौन आ जाएगा? अज्ञे। दूसरा रे से रामविलास शर्मा, और मैं से मुक्तिबोध, पै से प्रभाकर माचवे, गे से गिरिजा कुमार माथुर, और भारत से भरत भूषण अग्रवाल। तो हे राम मुझे प्रभाकर गिरी ने भारत पहुंचाया। ने से क्या आ जाएगा? नेमिचंद्र जैन, और भय से भरत भूषण अग्रवाल। तो हे ए राम मुझे प्रभाकर गिरी ने भारत पहुंचाया। क्या याद रखोगे? ए राम मुझे प्रभाकर गिरी ने भारत पहुंचाया। तो ऐसे अज्ञे, रे से रामविलास शर्मा, मैं से मुक्तिबोध, पै से प्रभाकर माचवे, गे से गिरिजा कुमार माथुर, ने से नेमिचंद्र जैन, और भा से भरत भूषण अग्रवाल। ये 7 कवि। अगर इस ट्रिक को आप याद करोगे तो फिर कभी भी तार सप्तक के कवियों को नहीं भूलोगे। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी जरूर बताना। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता में लघु मानव शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो नई कविता में लघु मानव शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? ये ऑप्शन है अज्ञे, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही। तो नई कविता में लघु मानव शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो नई कविता में लघु मानव शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन रचनाकार हैं? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं रहीम, रसखान, केशवदास, जायसी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये तो आपको पता होगा। इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास। और जहांगीर जस चंद्रिका कब लिखी गई, इसे कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसके रचनाकाल कब का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और राम केशवदास की अन्य रचनाएं कुछ महत्वपूर्ण हैं जो आपको बताता हूं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्हें अवश्य याद रखना क्योंकि पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? इनमें एक कवि है जो रीति मुक्त नहीं है, और क्या है वो? ये आपको बताना है। ऑप्शन है बोधा, आलम, बिहारी, घनानंद। तो रीति मुक्त कवि कौन सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बिहारी क्या है? रीति सिद्ध कवि। क्या है? रीति सिद्ध
कवि हैं बिहारी। और बोधा आलम घनानंद, ये क्या हैं, रीति मुक्त कवि हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। ऑप्शन है श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, रस विलास, काव्य प्रकाश। तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण चरित्र। तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र। और चिंतामणि द्वारा कुल कितनी रचनाएं लिखी गई? 9। कौन कौन से है? पहली है रस विलास, रामायण, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्त विचार, श्रृंगार मंजरी और कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु क्या है? चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचना है, इसे विशेषकर ध्यान रखना। और काव्य प्रकाश, रस विलास भी पूछी जाती है। और श्रृंगार मंजरी, ये चिंतामणि के रचनाएं हैं और चिंतामणि महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, इनकी रचनाएं अवश्य पूछी जाती है, तो ध्यान रखना चिंतामणि की रचनाओं को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को का अर्थ क्या है? ऑप्शन है महादेव, बालाजी, शिवाजी, शिवजी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये आपने देख लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या है? शिवाजी। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को का अर्थ क्या होगा? शिवाजी। और ये किसकी पंक्ति है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये किसके लिए कही गई पंक्ति है। शिवाजी के लिए कही गई है और किसने कहा, ये आपको बताना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। घनानंद, तुलसीदास, सूरदास, उपयुक्त सभी। तो अवधी एवं ब्रज भाषा में रचना करने वाले कवि कौन है? तुलसीदास। और तुलसीदास की अवधि में कौन कौन सी रचनाएं हैं? रामचरितमानस, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलल्ला, नच्छू। जहां पर राम राम शब्द आए और मंगल शब्द आए, वो क्या है? अवधी भाषा में रचित रचनाएं हैं, जैसे वो तुलसीदास की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हिन गाँव मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो दुल्हिन गाँव मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? ऑप्शन है सहचार्यजन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। तो इसमें कौन सा प्रेम का कौन सा रूप है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दाम्पत्य प्रेम। तो दुल्हिन गाँव मंगलाचार पद में कौन सा प्रेम का कौन सा रूप है? तो दाम्पत्य प्रेम का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें एक ऐसी रचना है जो मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन है बूंदी वारिस, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प, भारत विनय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी कल्प। और आप बताओ पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? यह है गिरिजा कुमार माथुर। किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की ये रचना है। और कैसे याद रखोगे? पृथ्वी कल्प, यानी कि पृथ्वी के कल्प में गिरजा, तो गिरजा से क्या रखोगे? गिरिजा कुमार माथुर। तो एक किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प, गिरिजा कुमार माथुर की। और बूंदी वारिस, पुष्पांजलि, भारत विनय, ये तीनों ही रचनाएं किसकी है? मिश्र बंधुओं की। तो याद रखना, बूंदी वारिस, पुष्पांजलि, भारत विनय मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। और बूंदी पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की ये रचना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित क्या है? हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक कौन सा है? ऑप्शन है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान उत्थान और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है, तो कौन सा है?
इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका क्या है? हिंदी साहित्य का विविध इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है, हिंदी साहित्य की पीठिका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब लिखी गई पुस्तक? 1986 में। तो इसका रचना काल पूछा जाए तो कब का है? 1986 ईस्वी। और किसकी पुस्तक है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहने वाले आलोचक हैं। तो आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहने वाले, तो आप क्या याद रखोगे? आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहने वाले आलोचक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो इसमें एक गलत है जो आपको बताना है। ऑप्शन है कुकुरमुत्ता 1942, अनामिका 1923, आराधना 1955, सांध्य कांकली 1969। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है यानी कि गलत है? तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, आराधना। तो आराधना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। तो आराधना कब लिखी गई? तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1953 ईस्वी। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1953 ईस्वी। कुकुरमुत्ता 1942 की है, ये भी सही है। अनामिका 1923, ये भी सही है। और सांध्य कांकली 1969, ये भी सही है। और आराधना 1955, ये गलत है। इसका रचनाकाल क्या है? 1953 ईस्वी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी आधुनिकता का आभास देकर भी आधुनिक नहीं बन पाती, मान्यता किस विद्वान की है? तो कामायनी आधुनिकता का आभास देकर भी आधुनिक नहीं बन पाती, यह मान्यता किस विद्वान की है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो कामायनी आधुनिकता का आभास देकर भी आधुनिक नहीं बन पाती, ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि कामायनी आधुनिकता का आभास देकर भी आधुनिक नहीं बन पाती, ये मान्यता किस विद्वान की है? तो ये बच्चन सिंह की मान्यता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद को समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति कहने वाले आलोचक हैं। तो प्रगतिवाद को समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति कहने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन है प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रगतिवाद को समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति कहने वाले आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र। और प्रगतिवाद का समय कब से कब तक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रगतिशील लेखक संघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1967, 1969, 1968, 1970। तो प्रगतिशील लेखक संघ की अंतिम अधिवेशन कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1968 में। और प्रगतिशील लेखक संघ के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? डॉक्टर निहार रंजन राय ने। किसने की? डॉक्टर निहार
एक तो लिखा सही नहीं जाता इसमें, रंजन, निहार रंजन राय ने, किसने की? डॉक्टर निहार रंजन राय ने इसकी अध्यक्षता की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप बेटा भेजता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, किस रचनाकार की ये पंक्ति है? तो आपको बताना है, बाप बेटा भेजता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, किस रचनाकार की ये पंक्ति है? ऑप्शन दिया गया है त्रिलोचन, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नागार्जुन। तो नागार्जुन की पंक्ति है, बाप बेटा भेजता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। तो ये पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की पंक्ति है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन हैं? तो अलंकार संप्रदाय के बारे में बताना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन हैं। ऑप्शन है रुद्रट, मम्मट, अभिनव गुप्त या भामा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भामा। तो अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य पूछा जाए कौन है, तो कौन है? भामा इसके प्रथम आचार्य है अलंकार संप्रदाय के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद वर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है? तो आनंद वर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है? ऑप्शन है रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि, गुणौचित्य ध्वनि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, रस ध्वनि। तो आनंद वर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है? तो किसको माना है? रस ध्वनि को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं पूछा गया है। और ऑप्शन है रसवादी, रीतिवादी, अलंकारवादी, ध्वनिवादी। तो दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? तो किस प्रकार के आचार्य हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अलंकारवादी। तो अलंकारवादी आचार्य हैं दंडी। तो पूछा जाए दंडी किस प्रकार के या किस प्रकार के आचार्य हैं, तो किस प्रकार के हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं। और रसवादी कौन है अगर पूछा जाए, तो रसवादी कौन है? भरत। कौन है? आचार्य भरत। और रीतिवादी कौन है? अगर रीतिवादी पूछा जाए तो ये है वामन। कौन है? रीतिवादी वामन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं? तो ये आपने अवश्य पढ़ा होगा, अल्प प्राण महाप्राण। तो कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं? ऑप्शन ए है ध से थ ण, क च ट त, घ छ व न, च ख च ध फ। तो इसमें अल्प प्राण ध्वनि व्यंजन कौन से हैं? तो अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण कौन से व्यंजन होते हैं? ये दूसरे और चौथे क्या होते हैं? महाप्राण। और पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण कौन कौन सा है? क च ट थ, क च ट त। क क्या है? पहला वर्ण है। क कौन सा वर्ण है? पहला है। च भी पहला है। ट और त ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन हैं। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोग वाह है? तो आपको बताना है इनमें कौन सी ध्वनियां अयोग वाह है। ऑप्शन है अ, आ, क, ख, अंग, अह, ड, ढ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट ऑप्शन नंबर? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग और अह। ये क्या है? अयोग वाह। तो अयोग वाह ध्वनियां किसे कहते हैं? अंग और अह को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं। अब पूछा गया है महाप्राण। इससे पहले क्या था? अल्प प्राण। अब पूछा गया है महाप्राण। तो निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं। तो वर्ग के दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। तो महाप्राण ध्वनि कौन सी है? क, ग, च, ज, प, ब, ढ, ध।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और चौथा। ढ और ध क्या है? महाप्राण ध्वनियां हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि से पूछा गया है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद पूछे गए हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 5, 3, 6, 4। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। और 5 भेद पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो पहला क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये क्या है? स्वर संधि के 5 भेद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पावन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन है पा धन वन, पो धन वन, पो धन वन या पै धन वन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो इसका सी ऑप्शन राइट है। पो धन, पो में डबल ओ की मात्रा और धन वन, क्या हुआ? पवन। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन वन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उटपटांग शब्द में समास होता है। तो ये क्वेश्चन शायद किसी परीक्षा में पूछा गया है कि उटपटांग शब्द में समास होता है कौन सा? बहुवीर्य, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा समास होता है उटपटांग में? उटपटांग में कौन सा समास होता है? तो ये होता है बहुवीर्य समास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुवीर्य समास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय काव्य कहने वाले आलोचक हैं। तो सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय काव्य कहने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय काव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो किसने कहा सूफी काव्य धारा को? किसको? सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय काव्य किसने कहा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। तो सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय काव्य धारा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईश्वर दास की रचना नहीं है। तो निम्नलिखित में से ईश्वर दास की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन है राम जन्म, भरत मिलाप, अंगद पैज, रामचरित। तो कौन सा ईश्वर दास की रचना नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ईश्वर दास की रचना नहीं है राम जन्म, भरत मिलाप, अंगद पैज, रामचरित। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रामचरित। और राम जन्म, भरत मिलाप, अंगद पैज, ये तीनों किसकी रचना है? ईश्वर दास की। और रामचरित्र किसकी रचना है? तो किसकी है? ब्रह्मजिन दास की। किसकी रचना है? ब्रह्मजिन दास की। नोट कर लेना आप, इसका रामचरित किसकी रचना है? ब्रह्मजिन दास की ये रचना है। तो ये तीनों किसकी है? राम जन्म, भरत मिलाप, अंगद पैज, ईश्वर दास की रचना है। और रामचरित्र किसकी रचना है? ब्रह्मजिन दास की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो नागार्जुन की एक रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो ऑप्शन है तुमने कहा था 1980, युग धारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1957, प्यासी पथराई आंखें 1962। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो नागार्जुन की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सतरंगे पंखों वाली। तो सतरंगे पंखों वाली का रचना काल क्या है? तो इसका है 1959 ईस्वी। कब है? 1959 ईस्वी। और तुमने कहा था 1980, ये सही है। युग धारा 1953 की है। और प्यासी पथराई आंखें 1962 की ये रचना है। किसकी? नागार्जुन की। और सतरंगे पंखों वाली
सतरंगे पंखों वाली का रचनाकाल क्या है? 1959 ईस्वी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी है, महत्वपूर्ण रचना है, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक, जो इतिहास से संबंधित रचना हो उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। तो हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? इंदुमती, राखी बंद भाई, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राखी बंद भाई। तो हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, और हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? राखी बंद भाई। ये क्या है? ऐतिहासिक रचना है, कहानी है राखी बंद भाई। तो साथियों, आज हमने इस क्लास में 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आगे भी हम इस प्रकार प्रत्येक दिन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और जिन साथियों ने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासें आपके बीच लाई जाए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।